नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग का पार्ट अगला देखेंगे। 92nd पार्ट है, 92वां पार्ट है। और प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वो आपके यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बीओ वाले एग्ज़ाम के लिए यानी खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पेपर फर्स्ट का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 183 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और इसके साथ में जो लिखने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों को डाल सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे डेटा है, डायग्राम है, उन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। और साथ में अच्छे शब्दों का चयन ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए अच्छे शब्दों का चयन करने के बाद उसको आप अंडरलाइन भी करिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जो कई अर्थों को लिए हुए हैं एक साथ में, ठीक है। तो इसके साथ में आपको अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। 2019 का जो मेंस है वो आपका 25 अगस्त से लगा हुआ है, तो उसके लिए अच्छे से आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। जितनी शब्द सीमा कही गई है उतनी ही शब्द सीमा में लिखना है। महासागरों और उसके संसाधनों, शोषण और उपयोग के जो संबद्ध विभिन्न समस्याओं को उजागर कीजिए। कि जैसे देखिए महासागर और उनके संसाधनों के शोषण और उपयोग से संबंधित विभिन्न समस्याएं जो होती हैं तो उनको उजागर करना, उन चीज़ों को बताना है आपको। तो सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि महासागरीय संसाधनों के शोषण की बात करते हैं तो देखिए आखिर शोषण या अत्यधिक दोहन जो किया जा रहा है तो कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए एक होते हैं जीवी साधन, जीवी संसाधन और अजीवी संसाधन। देखिए एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो लिविंग रिसोर्सेज में क्या होता है कि जैसे वहाँ पर जो मछलियाँ हो गई, मूंगे हो गए और प्रवाल हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका लिविंग बीइंग में आती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है कि जैसे जो खनिज पदार्थ हो गए, ऊर्जा हो गई, तो ये इन सारी चीज़ों का उपयोग हम अच्छी तरीके से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और इसके साथ में अन्य चीज़ें भी आती हैं जो व्यावसायिक संसाधन भी होते हैं कि हम महासागरों में जो नौकागम्यता है यानी जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को ले जाते हैं, ट्रेड करते हैं। वायु परिवहन जो होता है उसको भी यह स्मूथ बनाता है और सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जीवी और अजीवी संसाधन प्राप्त होते हैं जो महासागरीय संसाधन हैं उनमें। अब देखिए जहाँ तक संसाधनों के स्रोतों की बात कर लेते हैं तो स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं कि जैसे स्थल खंड से प्रवाहित जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जो अपने साथ लेकर आती हैं जो भी चीज़ें हैं तो वो आपका डिपॉजिट होता है जाकर महासागरों में। अब नदियों के निक्षेपण से जो खनिज है, पदार्थ है, पादप है, जंतु है, तो ये सारी की सारी चीज़ें महासागरों में जाती हैं। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है कि कुछ पदार्थों का निर्माण पादपों द्वारा उथले सागरों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ पादपों द्वारा निर्माण जो है उथले सागरों में होता है। अब महासागर जो हैं विभिन्न प्रकार के संसाधनों के संग्रह क्षेत्र होते हैं कि जैसे महासागरों में 40,000 लगभग मोलस्का की जातियां पाई जाती हैं, 25,000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें बहुत प्रकार की
जो वहाँ के जो महासागरीय संसाधन है, जो महासागर है, वहाँ का एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, वो संतुलन अवस्था में रहता है। अब अगर अत्यधिक दोहन करेंगे तो वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिक संतुलन है, वो बिगड़ता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो महासागरीय संसाधनों में और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे विटामिन्स है, औषधि तत्व भी मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ भी मिलती हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, लवण मिलते हैं, यहाँ से हमें ऊर्जा यानी गैसेस मिलती हैं। जैसे जो ऊर्जा के कई फॉर्म हैं तो उनसे हमें प्राप्ति होती है। अब अगर वर्गीकरण की जहाँ तक बात करते हैं महासागरीय संसाधनों की, तो देखिए जीवी संसाधन, अजीवी संसाधन और व्यावसायिक संसाधन, तो इन 3 भागों में हम मोस्टली बांट सकते हैं महासागरीय संसाधनों के। अब शोषण की बात कर लेते हैं, शोषण और समस्याएं, कि देखिए इनका जो शोषण है और समस्याएं हैं, कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप मत्स्य उत्पादकता का शोषण बहुत ज़्यादा, मछलियों को आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक दोहन करने लगे, तो होगा क्या कि वहाँ की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ मर जाएंगी जो मछलियों पर आश्रित थी, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु मर जाएंगे जो मछलियों पर आश्रित थे, उनको मिलेंगे नहीं। अब अगर मान लीजिए प्रवालों को आप मूंगा जो होता है तो उसको आप अत्यधिक दोहन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो महासागरीय संसाधन है, जैव विविधता है, उसको भी खतरा बना रहता है। महासागरीय परिवहन की जहाँ तक बात की जाती है, तो देखिए जो महासागरीय परिवहन होता है, व्यापार होता है, तो उसके माध्यम से जैसे कभी कभी सुना भी होगा आप लोगों ने कि तेल की मात्रा, तेल फैल जाता है, तो उससे क्या है वहाँ की जो कीड़े मकोड़े और कीटों की प्रजातियाँ वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि सारा का सारा असंतुलन, इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे जैव विविधता की हानि देखी जाती है। अगली चीज़ के अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका वैश्विक जनसंख्या में। देखिए विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हो रही। विश्व की जनसंख्या जो है, जनसंख्या यानी लोगों की आपूर्ति किससे होती है? स्थलखंड से होती है। अब अगर स्थलखंड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति क्या है, व्यक्ति महासागरों की तरफ जाएगा। अब जब महासागरों की तरफ जाएगा तो वहाँ के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेगा, तो वहाँ पर असंतुलन की समस्या उत्पन्न होगी, जैव विविधता को खतरा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, महासागरीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, असंतुलन होगा, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। भूमि के उपयोग के बाद जैसे मनुष्य जो है भूमि का उपयोग करता है। अब भूमि के उपयोग के बाद अब अगर महासागर का अधिक मात्रा में उपयोग करने लगेगा, अत्यधिक उपयोग करेगा, तो एक पारिस्थितिक असंतुलन आएगा, पारिस्थितिक असंतुलन आएगा। क्योंकि जो जैसे अभी तक क्या है, महासागर अभी भी क्लीन और स्वच्छ अवस्था में है। अब अगर व्यक्ति अभी तक तो स्थलखंड में कूड़ा करकट कर रहा है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, अब अगर ये महासागरीय क्षेत्रों में होने लगा तो वहाँ तो बहुत सारी प्रजातियाँ, जातियाँ वो मर जाएंगी, जिससे वहाँ की जैव विविधता को खतरा होगा, प्लस एक पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिलेगी। देखिए जीवी और अजीवी संसाधनों के दोहन के कारण, वो कोई भी हो, अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में अजीवी संसाधनों का भी दोहन करते हैं तो भी वहाँ इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। जीवी संसाधनों का करेंगे तो वहाँ जैव विविधता को खतरा होगा और पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ में क्या है कि जैसे जो महासागरीय संसाधनों के विकास में स्थानिक और कालिक विभिन्नता पाई जाती है, तो जैसे कोई किसी भी चीज़ का विकास जो होता है, ऐसा नहीं है कि ना कि आज की डेट में आपने उस चीज़ का यूज़ किया और वो अगले ही दिन वहाँ पर नई डेवलप हो गई, नहीं, उसको थोड़ा सा समय लगा और अलग अलग चीज़ों को डेवलप होने में अलग अलग टाइम लगता है, टाइम पीरियड होता है, स्थानीय अवस्थाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। ठीक है। तो जैसे प्रवालों का है, लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप में है। अब लक्षद्वीप में अगर आप सारी की सारी चीज़ें दोहन कर ले एक बार में, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक ही दिन में वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी? नहीं होंगी वो परिस्थितियां। अब अगर आप चाहें तो बंगाल की खाड़ी में देखें तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब यही है कि जो महासागरीय संसाधन जो होते हैं, विकासों में, जो संसाधनों के विकास में स्थानीय फैक्टर लागू होते हैं और एक टाइम की भिन्नता भी देखने को मिलती है, और जिसके कारण
एक पारिस्थितिकी की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं जो महासागरीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है उनके कारण। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है आपका अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव। देखिए देशों के मध्य जो महासागरीय संसाधन हैं उनका बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन करने की आवश्यकता है। इतना दोहन करिए कि कम से कम उसको डेवलप करने का, पुनः उस चीज़ को विकास करने का, डेवलप करने का मौका मिले। अब ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आप सारी की सारी चीज़ को ही खाली कर दें। तो ऐसी स्थितियों में फिर उसको डेवलप, पुनः उसी स्थान पर डेवलप होने में या तो डेवलप नहीं होगी, और डेवलप भी होगी तो बहुत समय बाद डेवलप होगी। तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय भी ज़रूरी है, ठीक है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय देखा नहीं जाता है, जिसके कारण असंतुलन महासागरीय जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो महासागरीय संसाधन है उनका उतना दोहन नहीं किया जा सका। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, यूएसए हो गया, तो इन देशों, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, मतलब जो तटीय देश हैं, ठीक है, तो इन्होंने महासागरों का अत्यधिक दोहन किया है। वो चाहे सागर हो चाहे महासागर हो, ठीक है, तो इनका अत्यधिक दोहन किया है। तो इनमें थोड़ा सा समन्वय की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है। और इस समय 2019 के लिए ध्यान रखिएगा, फ़ीस है 6,000, लेकिन आपके लिए, सभी लोगों के लिए, जैसे 2020 का जो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो 3,000 रुपये में कर सकते हैं, और 2019 का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 1,500 में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यह 2019 का बैच जो है 25 अगस्त तक चलेगा केवल। तो जितनी पुरानी चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी चीज़ें जो ग्रुप है, ग्रुप में मिल जाएंगी। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, केवल मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कॉलिंग नंबर नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का द्वितीय प्रश्न है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है आपका, पेपर सेकंड का प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 184 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप केवल ये 2 प्रश्न की आंसर राइटिंग केवल करते रहिए। जो मैंने अभी तक 1000 प्रश्नों की या 1200 प्रश्नों की जो भी ड्राफ्टिंग दी गई है, आप केवल प्रश्नों को करिए। 2018 में जो चीज़ें आई थी, प्रश्न फंसे थे। अब देखिए जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। आपने सब कुछ कलेक्ट करके रख लिया, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो सारी की सारी चीज़ बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो अंततः आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप अपने एग्ज़ाम हॉल में भी उपयोग करते हैं जाकर, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो सेकंड प्रश्न है पेपर सेकंड का, और प्रश्न संख्या 184 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। वही सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ मैं डेली जैसे आप लोग भी सोचते होंगे डेली हर प्रश्न में क्यों बताते हैं, इसलिए बताता हूँ कम से कम एग्ज़ाम हॉल में आपको ये चीज़ें रट जाए, एक एक चीज़ रट जाए कि ये चीज़ मुझे बताई गई थी, ये चीज़ मुझे करनी है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, इसलिए मैं डेली बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ग्रामर की गलतियाँ बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखिए, ग्रामर की गलतियाँ एक भी मत करिए। इसके साथ में अच्छे शब्दों का चयन करिए, उसको अंडरलाइन करिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए। अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, जो डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए। और इसके साथ में आप पॉइंट्स के फॉर्मेट में और थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी कहीं अगर बना सके तो बना दिया करिए आप लोग, और अंडरलाइन जरूर करिए, ठीक है। डेटा है, डायग्राम है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समाहित करते हुए अच्छे से उत्तर को लिखिए। देखिए जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है, वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। तो अब
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। 125 शब्दों में लिखना है। जो लोग बीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग इसी प्रश्न को 3 फॉर्मेट में लिखेंगे। 125 शब्द, 50 शब्द, 25 शब्द। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। जब कम शब्द लिखना हो तो उसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है और लिखना तो पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे यूपी पीसीएस मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो आप बीओ की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लिखना तो पड़ेगा। बिना मेंस आपका इंटरव्यू नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जहाँ तक बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, ध्यान रखिएगा। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है तो वह उन्हीं मामलों की जांच करता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा हो या न्यायालय कर रहा हो, तो उसकी जांच नहीं कर सकता। जहाँ तक देखिए मेन पार्ट आपका क्या था, पूछा गया था संरचना। तो संरचना पर आप लोगों को अच्छे से बताना है। देखिए, संरचना की जहाँ तक बात करते हैं, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, तो देखिए अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो सदस्यों में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यकारी न्यायाधीश हो सकते हैं। राज्यों के जैसे जो जिला न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनका लेकिन 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी। देखिए, नियुक्ति की जहाँ तक बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं और एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। वो समिति कौन सी होती है, देखिए इस समिति में जो है मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य गृह मंत्री होते हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, विधान परिषद है तो वहाँ के अध्यक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं आपके संरचना से संबंधित। कार्यकाल की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, कमीशन जो होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है या 70 वर्ष। कहने का मतलब ये है दोनों में से जो पहले, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष पूरे कर लिए लेकिन 70 वर्ष नहीं पूरा कर पाया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 70 साल तक उसको जॉब पर रहने को मिलेगा, नहीं। 5 साल पूरे हो गए, आपकी छुट्टी हो गई, आपको पदमुक्ति दे दी जाएगी। अब अगर इन केस मान लीजिए 65 साल में किसी की नियुक्ति की जा रही है तो उसको 65 से 5 साल आप और काउंट कर लीजिए तो 70 हो गए, तो 70 साल में उसको पदमुक्ति दे दी जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से मतलब 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले आएगा उसी के आधार पर पदमुक्ति दी जाती है। हटाना, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति केवल हटा सकते हैं। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोगों की जहाँ तक बात करते हैं तो इसके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य में मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना। अगर कहीं पर भी व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच करता है और उस पर अपने विचार समीक्षा देता है, जांच करता है और उसकी रिपोर्ट सौंपता है। न्यायालय में लंबित मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है लेकिन बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। और क्या कार्य कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग, क्या कर सकता है कि जैसे जो जेल होते हैं, जेलों में, बंदी गृहों में जाकर स्थिति का अध्ययन कर सकता है, ठीक है, जाकर वहाँ पर बंदी गृहों में जाकर स्थिति का अध्ययन कर सकता है और जांच कर सकता है, देख सकता है कि कहीं यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। संवैधानिक विधिक उपबंधों की समीक्षा
करना और सिफारिश देना कि जैसे जो कानून, नियम और संवैधानिक कानून है उनकी समीक्षा कर सकता है, उनको पुनः देख सकता है कि हाँ वर्तमान में ये चीज़ें लॉजिकल हैं, संविधान स्वरूप हैं या नहीं हैं, लोगों के अनुरूप हैं या नहीं है, उनकी समीक्षा कर सकता है। अगर उसमें कोई बदलाव अपेक्षित है तो उसकी सिफारिश भी करता है। और क्या है इसके आगे कि आतंकवाद सहित सभी कारणों की समीक्षा करता है कि जैसे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, किसी भी प्रकार से अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन कारणों की समीक्षा करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो इससे बचाव करने के उपाय भी देता है। तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे गैर सरकारी संगठनों, समूहों को सहयोग करता है, जो मानवाधिकार के पक्ष में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या करता है, हर तरीके से सहयोग करता है, उनको सपोर्ट करता है। और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्यों को भी प्रोत्साहन देता है कि जिससे नई नई जानकारियों को जाना जा सके, नई नई समस्याओं को जाना जा सके। तो ये आपके प्रमुख जो आयोग के कार्य हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कार्य हैं उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। तो इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए, और जो लोग भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप या पेड टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।